हेलो एवरीवन, मैथ स्पेशल 2023 के स्पेशल बैच में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो अपने इस बैच के स्टार्टिंग में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना एडवांस मैथ्स का टॉपिक ज्योमेट्री। ओके, इससे पहले भी मैंने ज्योमेट्री के कुछ लेक्चर्स लिए हुए हैं, बट ये एकदम आपके एकदम फ्रेश है, न्यू है, नया कंटेंट है, नए क्वेश्चंस के साथ है। ओके, आइए चलिए देखिए, ये जो ज्योमेट्री आप लोग पढ़ने वाले हैं आपके किस किस एग्जाम्स में एकदम यूजफुल रहेगा। सीडीएस के पेपर में तो बहुत एकदम मतलब कि 25 से 30 क्वेश्चन सीधा आपको मेरे ही वीडियो से मिल जाएंगे, पूरा कंसेप्ट एसएससी सीजीएल सी सेट पूरा, मतलब कि एक बार ये मैथ स्पेशल पूरा पढ़ लोगे ना, फिर सी सेट के लिए कभी आपको दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेट की किसी भी पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपीपीसीएस कोई भी हो, रेलवे वगैरह हो गए, क्योंकि एडवांस मैथ्स बैंकिंग में नहीं आती इतनी, इसलिए उसका नाम मैंने यहाँ पे नहीं रखा है। चलिए देखिए, ये है आपके ज्योमेट्री का सिलेबस जो हमको आगे जाकर पढ़ना है। तो मैं एक एक टॉपिक आपको बता दे रहा हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल्स। ओके, आज आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल्स। फिर उसके बाद में इसी के आगे जाके आपको जो जो पढ़ना है इसी टॉपिक के अंदर देखो, इन इक्वेलिटी ऑफ ट्राइंगल, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल, साइन रूल, कोसाइन रूल। देखो, स्कूल में आपने जितनी ज्योमेट्री क्लास 9th और 10th में पूरे एक साल में पढ़ी थी, ज्योमेट्री की इतनी मोटी बुक, ठीक है, वो आपको यहाँ पे 3 महीने में खत्म करनी है। ओके, मिनिमम से मिनिमम आपका 60 to 70 लेक्चर्स ज्योमेट्री खत्म करने को लगेगा, जिसके अंदर आपके 500 से ज्यादा सवाल मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और मेरे लेक्चर्स देखने के बाद में किसी भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर को उठा के ज्योमेट्री सेक्शन लगा लेना। आज से 60 से 70 दिन के बाद में, चाहे वो सीडीएस हो, सी सेट हो, पीसीएस हो, यहाँ तक कैट का पेपर क्यों ना हो, ज्योमेट्री आप लोग इजिली लगा लोगे। ओके, वो भी बिना ज्यादा लिखे। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पे, जबकि लास्ट टाइम मैंने सिलेबस एकदम अच्छे से सिखाया, तो आई होप कि आपको वो सारे टॉपिक्स याद ही होंगे, क्योंकि मैंने सिलेबस का इंट्रोडक्शन पहले ही दे चुका है। फिर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखो, जैसे कि ये आपका सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम और बीपीटी। बाद में आपका मास पॉइंट ज्योमेट्री मतलब एमपीजी एंड सीबीएन ऑफ ट्रायंगल। फिर उसके बाद में आपका आता है राइट एंगल ट्रायंगल, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ओके, फिर उसके बाद में आपका सर्कल। सर्कल देखो, सर्कल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका सीडीएस हो या फिर एसएससी हो। सर्कल के आराम से 10 से 11 सवाल से सीडीएस के पेपर में आते हैं। ओके, देखो, अब बात यह है कि मैं पहले सर्कल भी सिखा सकता हूं, लेकिन सर्कल सीखने के पहले आपको ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, लाइन्स एंड एंगल्स, कितने टाइप के एंगल्स होते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, वो सब आना जरूरी है। इसलिए सर्कल को मैंने ज्योमेट्री के लास्ट में रखा है। ओके, तो ये सीरीज वाइज टॉपिक हम लोग लिखने वाले हैं, और मैं बोल रहा हूं अपने टेक्स्ट बुक के अंदर ये सारे के सारे टॉपिक, सॉरी अपने नोटबुक के अंदर ये सारे के सारे टॉपिक्स पहले पेज पे लिख लो, ताकि आपके ध्यान में रहे कि आपको कौन कौन से टॉपिक सिलेबस में पढ़ने हैं। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे पहला मूल मंत्र होता है उसका सिलेबस। अगर आपने एग्जाम के सिलेबस को पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, कम से कम 2 बार पूरा पढ़ लिया, तो आपके चांसेस 90% तो वहीं फिक्स हो ही जाते हैं। बाकी 10% आपकी डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर, कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है। समझ गए आप लोग? और मैं बता रहा हूं कि कोई भी एग्जाम हो, 90% केवल भीड़ होती है, असली कंपटीशन आपकी 10% बच्चों से होती है। सिर्फ 90% केवल भीड़ आती है। अगर आप लोग पूरा सिलेबस पढ़ने वाले हैं, इस बैच को एंड तक 6 से 7 महीने फॉलो करने वाले हैं, उतनी हिम्मत है अगर तुम्हारे अंदर, तो मैं नक्की बोल रहा हूँ आज से 6 से 7 महीने बाद तुम लोग इन 10% बच्चों के साथ में रहोगे कंपीट करने के लिए। अगर इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्री खुद आज से 2 महीना चलने वाला है। जैसे मैं आपको दिखा दूं कि मैं आपको कैसे सिखाने वाला हूं, मैं पहले आपको बता देता हूं कि मैंने कौन सा प्लान डिसाइड किया है। मैंने टोटल सोचा है कि ये लेक्चर सीरीज आपका चलने वाला है 7 मंथ्स तक। ओके, तो 7 मंथ्स को मैंने 2 हिस्से में ब्रेक किया है, 3 महीने। ओके, 3 महीने आपका लगने वाला है, डेली के डेली 1 लेक्चर ओनली। ओके, डेली के डेली केवल 1 लेक्चर। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका यहां पर 1 लेक्चर, वो भी कौन सा होगा, एडवांस मैथ्स का होगा। ओके, क्या होगा यहाँ पे, एडवांस मैथ्स का होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो 3 महीने तो आपका चलने वाला एडवांस मैथ्स, फिर 4 महीने आपके दिन में लगेंगे 2-2 लेक्चर। ओके, एक लेक्चर आपका होगा अरिथमेटिक का जो सुबह लगेगा,
और एक लेक्चर होगा आपका एडवांस मैथ्स का जो शाम को लगेगा। समझ गए? क्योंकि अरिथमेटिक का जो सिलेबस है वो भले ही लेंदी है, लेकिन वो इतना लेंदी नहीं है कि एडवांस मैथ्स से ज्यादा समय ले। एडवांस मैथ्स ज्यादा समय लेता है क्योंकि सिलेबस कम है, लेकिन कंसेप्ट इतने भरे पड़े ना कि आपका फॉर्मूला दिमाग ओवरलोड हो सकता है। समझ गए? मैं चाहता हूं कि पहले आपको एक तो 3 महीने में पहले बैठने की प्रैक्टिस लग जाए, वो प्रैक्टिस लगने के बाद में आप लोग दिन में 2-2 लेक्चर लोगे। समझ गए? तो ये 7 महीने का प्लान है, और ये होने के बाद में जो आपको मेरे साथ में करना है वो करना है आपको PYQs। क्या करना है आपको? PYQs करना है मेरे साथ में। समझ गए? मैं एक PYQs की सीरीज निकालूंगा जिसके अंदर आपके SSC प्लस CDS सारे कंबाइन क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैं सेपरेट नहीं सिखाना चाहता हूं। समझ गए? कि CDS के PYQs अलग निकालूं, SSC के PYQs सेपरेट निकालूं। अगर प्रैक्टिस करनी है तो दोनों की PYQs की कंबाइन प्रैक्टिस करो। समझ गए आप लोग? तो ये आपके लेक्चर का प्लान रहने वाला है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। अगर हिम्मत है तो इसको यहां से आगे देखना कि अगर हाँ कि मैं 6 महीने 7 महीने तक फॉलो कर सकता हूं, नहीं तो देखना ही मत यार, सीधी सी बात है। समझ गए? क्योंकि मैं इसको एज अ पैशन के रूप में सिखाता हूं, मैथमेटिक्स। समझ गए? क्योंकि मैं खुद कहीं पे एक डेटा एनालिस्ट की जॉब करता हूं। मुझे जब टाइम मिलता है कि मुझे बच्चों को सिखाना, क्योंकि मैं पहले कोचिंग की फील्ड में था, उसके बाद में मैंने अपना फील्ड थोड़ा चेंज किया, बट बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप ऑनलाइन आइए, तो मैं ऑनलाइन आया हूं। भले आज बच्चे कम है, बट इन फ्यूचर ज्यादा होंगे। समझ गए? अगर आपको देखना, क्योंकि मेरा कंटेंट जेन्युइन है, सीरियसली है। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे हैं हम लोग। आओ, अब देखो, अब यहाँ पे ना, देखो यहाँ पर कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कौन कौन से एग्जाम में। अगर आप लोग CGL प्री का पेपर दोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। SSC CPU का पेपर दोगे तो 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं। ओके, सिर्फ ज्योमेट्री से। ओके, CGL मेंस में 11 से 15 क्वेश्चन का वेटेज होता है, और ये 15 क्वेश्चन पहुंचता ही है 2017 के बाद से। ठीक है? और अगर UPSC का पेपर दोगे तो बम्पर लॉटरी, सीधा 25+ क्वेश्चन, 25 से 30 के बीच में क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, और सीधा सीधा उसमें से सर्कल का पार्ट तो बहुत ज्यादा आता है। इसलिए आपको ज्योमेट्री तो पूरी पढ़नी पड़ेगी मेरे साथ में, जो भी CDS की तैयारी कर रहा है। समझ गए आप लोग? चलिए, क्योंकि एग्जाम यहीं से क्लियर होगा। यूट्यूब पे आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं कि मैं किससे पढ़ूं किससे नहीं पढ़ूं। एक बार यहाँ आ गए, रुक गए, तो इसको ही कंटिन्यू फॉलो करो। समझ गए? क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या रहते हैं मालूम है, एक वीडियो उसका देखा, एक वीडियो उसका देखा, एक वीडियो देखा उसका, फिर कोई आएगा टिप्स और ट्रिक का, नंबर सिस्टम का सवाल ऐसे लगाइए, नंबर सिस्टम वैसे लगाइए, ट्रिक्स और ट्रिक, मैथमेटिक्स सवाल 2 सेकंड में हल करिए। 2 सेकंड वाले कहीं नहीं जाते, धरे के धरे रह जाते हैं। समझ गए? थोड़ा अपने आप को टाइम दो, तैयारी का समय दो, ब्रेन को झेलने दो थोड़ा, और इसके लिए प्रॉपर 1 साल का समय लगता है। तो 1 साल किसी को अगर फॉलो करो तो शिद्दत से फॉलो करो। समझ गए? चलिए, अब आइए, अब आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका लाइंस एंड एंगल्स। ओके, रेखा और कोण। स्कूल का टॉपिक है ज्योमेट्री का, सिंपल। तो सबसे पहले ज्योमेट्री की सबसे छोटा बिंदु क्या होता है, मतलब ज्योमेट्री का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, वो होता है आपका बिंदु, मतलब पॉइंट। ओके, पॉइंट, ये मैं यहाँ पे मार्क किया पॉइंट, ये मैं यहाँ पे बना दिया पॉइंट। ओके, पॉइंट इज अ सर्कल विद 0 रेडियस। पॉइंट एक ऐसा सर्कल होता है, एक ऐसा वृत्त होता है 0 रेडियस वाला, 0 त्रिज्या वाला, और इस पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर्स में डिनोट किया जाता है। ओके, और ये आपका डायमेंशन लेस होता है। ओके, क्या होता है, ये आपका डायमेंशन लेस होता है, मतलब जिसके पास ना ही आपकी लेंथ होती है, ना ही ब्रेड्थ होती है, और ना ही आपकी हाइट होती है। ओके, कुछ भी नहीं होता, डायमेंशन लेस होता है। एक और बात मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, अगर मैं बेसिक से सिखा रहा हूँ तो कोई अगर स्कॉलर महागानी यहाँ बैठा होगा और उसको ऐसा लगेगा अरे सर ये क्या सिखा रहे हो आप लोग, तो समझ के चलना कि ओवरऑल बच्चे, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर। समझ गए? कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनको कुछ भी नहीं आता, कुछ ऐसे जिनको बहुत कुछ आता है, और जिनको थोड़ा बहुत आता है। तो मैं बेसिक टू एडवांस लेके जाऊंगा धीरे धीरे। जैसे 6 से 7 दिन बीतेंगे ना, क्वेश्चंस का लेवल ऐसा रहेगा ना कि आपके भी पसीने छूट जाएंगे करने में। समझ गए? चलिए, तो पॉइंट क्या है, पॉइंट इज अ सर्कल विद 0 रेडियस, बिंदु 0 त्रिज्या वाला एक वृत्त है। चलिए, अगला देखिए, अगला कंसेप्ट क्या है आपका, लाइन। लाइन माने आपकी रेखा। लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट हैविंग ओनली लेंथ इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। देखो यहाँ पर क्या है, लाइन इज अ सेट ऑफ
पॉइंट। रेखा एक निश्चित दिशा में बिंदु का एक सेट है। मतलब अगर मैं ऐसे करके बिंदु बहुत सारी एक साथ ज्वाइंट कर देता हूं तो ये मेरी एक लाइन बन जाएगी। ओके, ये क्या बन जाएगी, मेरी एक लाइन बन जाएगी। और लाइन का एक फिक्स्ड डायरेक्शन होता है, लेकिन ये शुरू कहां से हुई अंत कहां से हुई हम लोग नहीं बता सकते। समझ गए, हम लोग ये नहीं बता सकते। और ये आपकी वन डायमेंशनल होती है लाइन। आपकी क्या होती है, लाइन आपकी वन डायमेंशनल होती है, मतलब एक एक आयामी होती है। समझ गए, क्योंकि ये केवल आगे पीछे कर सकती है, ऊपर नीचे नहीं जा सकती, इसलिए केवल एक आयाम में ये घूम सकती है, वन डायमेंशनल। चलिए सेकेंड, फिर उसके बाद कहता है रे। रे अर्थात किरण। देखो रे के बारे में क्या लिखा हुआ है, रे हैज अ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट। इसका जो शुरुआती बिंदु है वो पहले से फिक्स होगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है। रे हैज नॉट अ एंड पॉइंट। रे हैज नॉट अ फिक्स्ड एंड पॉइंट। इसका कोई फिक्स्ड एंड पॉइंट नहीं होता, अंतिम बिंदु नहीं होता, ये आगे बढ़ता ही रहता है। एक और बात जो पीछे यहाँ पे छूट गया हम लोगों का, मान लो ये आपकी लाइन ए बी है, तो लाइन ए बी को डिनोट कैसे किया जाता है। देखो लाइन ए बी को लिखने का अपना ये मेथड होता है। देखो लाइन ए बी को ऐसे लिखा जाता है। ओके, ऐसे। अगर कहीं पे ऐसा सिंबल है तो वो आपका क्या होगा, वो आपका लाइन एल होगा। अगर मान लो कि यहां पर मैंने इसके ऊपर दो बिंदु ले लिया। ओके, दो बिंदु लिया और ये दोनों नाम यहाँ पे नहीं है। एक बार के लिए मान लो मैंने इसको नाम दे दिया कैपिटल ए, इसको नाम दे दिया कैपिटल बी। तो अब इसका नाम क्या बन जाएगा, लाइन ए बी पड़ जाएगा। ओके, अब अगर मान लो मैंने यहीं पे ऐसा छोटा सा लाइन मार दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये अब मेरा बन जाएगा लाइन सेगमेंट। क्या बन जाएगा मेरा, ये मेरा बन जाएगा लाइन सेगमेंट, मतलब रेखाखंड बन जाएगा। लाइन में आप कोई भी दो पॉइंट्स को ले लो, उसको अंत में आप लोग लाइन ए बी ही बोलोगे। क्या बोलने वाले उसको, आप लोग लाइन ए बी ही बोलोगे। समझ गए, चाहे वो लाइन आप, चाहे वो आपका लाइन सेगमेंट हो, लाइन एल हो, या फिर आप लोग तो इसको लाइन एक कोई, देखो अगर लाइन को पूरा नाम दे रहे हो तो दोनों पॉइंट्स को कैपिटल लेटर्स में नाम दोगे, वरना उसको एक स्मॉल लेटर में भी नाम दे सकते हो। इसको हम लोग लाइन एल भी बोल सकते हैं। समझ गए, नाम देना आपके ऊपर है, लेकिन किसी भी रेखा पे दो बिंदु को अगर फिक्स किया जाता है तो वो उसके लाइन का नाम बन जाता है। ठीक है, चलिए अब ये क्या है आपका, ये आपका है रे। रे हैज अ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट। अब रे को कैसे डिनोट किया था, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये यूनिडायरेक्शनल हो गए। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक बिंदु लिया पॉइंट बी, तो इसको मैं डिनोट कैसे करूंगा, ए और यहाँ पे इसका डायरेक्शन बी। रे का डायरेक्शन देख रहे हो, जो जो डायरेक्शन डायग्राम का है वही डायरेक्शन इसका भी है। ओके, एक और बात, अगर आपको मेरी लिखी हुई हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ठीक है, जो इस वक्त मेरे साथ है, वो भी आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगी। बट उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा लव यू सर। ओके, चलिए। और ये आपकी यूनि डायरेक्शनल होती है। ठीक है, क्या होती है आपकी, ये यूनि डायरेक्शनल होती है। यूनि मतलब एक ही दिशा में रहती है, यूनि डायरेक्शनल। चलिए अगला कंसेप्ट देखिए, सबसे सिंपल कंसेप्ट है, व्हाट इज एंगल। व्हाट इज एंगल, किन्हीं भी दो लाइंस के बीच में झुकाव है तो उसको एंगल बोला जाता है, अर्थात उसको थीटा बोला जाता है। किन्हीं भी दो लाइंस के बीच में झुकाव आपका एंगल कहलाता है। ओके, ए बी सी, तो ए बी और बी सी के बीच में अगर झुकाव है तो आपका एंगल कहलाता है, और उस एंगल को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, अर्थात कोण से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो इसको हम लोग, जो एंगल अंदर की ओर होगा, जो अंदर की ओर होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, इंटीरियर एंगल बोलेंगे। ओके, और जो एंगल बाहर की ओर होगा उसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। जैसे कि, रुको जरा, थोड़ा मैं आपको डायग्राम बना के दिखा दूं। थोड़ा मुझे ना पेज का रंग चेंज करना है। ओके, ताकि मेरा भी पढ़ाने में एकदम अच्छे से मजा बना रहे। ये रहा, चलो देखो, जैसे मान लो ये हो गया मेरा एंगल। ओके,
ये हो गया मेरा इंटीरियर एंगल, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। और अगर यहां से इस लाइन को बढ़ा दूं, जो एंगल बाहर की ओर होगा वो होगा इस पॉइंट बी का एक्सटीरियर एंगल, ओके। वो होगा एक्सटीरियर एंगल एट द पॉइंट बी। तो इस एंगल को मैं जो अंदर के साइड बना उसको क्या बोल दूंगा, मैं उसको बोल दूंगा इंटीरियर एंगल। और जो अंदर की ओर बना उसको मैं क्या बोल दूंगा, उसको बोल दूंगा मैं एक्सटीरियर एंगल, ओके। कोई दिक्कत आपको कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इनसाइड इनसाइड दी लाइंस, ओके। और एक्सटीरियर एंगल्स हमेशा बाहर की ओर डायरेक्शन दिखाएंगे। कोई दिक्कत आपको इसके अंदर? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। तो इसके पहले आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखना है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं उसको। अगले अगले कंसेप्ट के पहले जो आपका है एंगल बाइसेक्टर, क्या है जो आपका है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? देखो, जैसे मान लो मैंने एक एंगल लिया, ठीक है। ये एंगल मेरा है 70 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल मेरा कितना है? ये एंगल मेरा है 70 डिग्री का, ठीक है। 70 डिग्री का है। अब मुझे इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट मतलब दो टुकड़ों में तोड़ना है। तो मैं क्या करूंगा? तो कुछ नहीं करना आपको, इसको बीच से ऐसे एक हिस्से में यहाँ पे बीच से इसको काट देना है। यह आपका बन जाएगा एंगल बाइसेक्टर। तो फिर जो ये वाला एंगल होगा, जो ये होगा, ये आपका होगा 35 डिग्री और ये आपका होगा 35 डिग्री, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा? अंदर की ओर है तो ये आपका क्या बन जाएगा? इंटीरियर एंगल, सॉरी, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ओके। और एंगल बाइसेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं आपका? ये वेट जरा, बाइसेक्टर क्या बोलते हैं आपके? हाँ, कोण समद्वि भाजक, ओके। देखो बच्चों, ये लेक्चर आपका बायलिंगुअल में रहेगा, लेकिन कहीं कहीं पे अगर हिंदी वर्ड नहीं मिलते ना तो उसको थोड़ा समझा करो कि मैथमेटिक्स जो आपकी है वो सिर्फ कंसेप्ट देखती है, समझ गए? इसको क्या बोलते हैं आप लोग? कोण समद्वि भाजक। क्या बोलते हैं? कोण समद्वि भाजक, ओके। कोण समद्वि भाजक। तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे? आंतरिक कोण समद्वि भाजक, ठीक है। चलिए, अब आइए देखिए यहाँ पे मैंने हिंदी के लिए कुछ नोट्स के वर्ड ना सामने रखे अपने, ताकि मैं अगर कहीं पे हिंदी वगैरह ना बोलूं तो मेरे को ये याद रहे कि मेरे को हिंदी भी बोलना है, क्योंकि मैं सिखा तो हिंदी में ही रहा हूं, ओके। चलिए, तो देखो यहाँ पर ये आपका क्या, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल देखो यहाँ पर, अगर ये आपका 70 डिग्री तो ये आपका कितना होगा? 110 डिग्री होगा, क्योंकि ये पूरा लाइन 180 डिग्री का होता है, ये तो आपको मालूम है, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का होता है, ये भी एंगल को ना आधा आधा ही काटता है, ये भी एंगल को ना आधा आधा ही काटता है, समझ गए? तो यहाँ पे आपका कितना एंगल बनेगा? ये आपका अगर 110 डिग्री का होगा तो ये आपका बनेगा 55 डिग्री, और ये भी आपका बन जाएगा 55 डिग्री, समझ गए? कितना बन जाएगा? ये 55 डिग्री 55 डिग्री बन जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। क्या बन जाएगा? ये आपका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, मतलब बाह्य कोण समद्विभाजक, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। देखो बच्चों, मेरी स्कूली शिक्षा हिंदी मीडियम से ही हुई है, उसके बाद में मैंने इंग्लिश मीडियम में अपने आप को शिफ्ट करवा लिया था, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको इतना कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ठीक है। चलिए, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे, जो एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर दोनों का मिक्सअप है, ठीक है। चलो देखो, मैं यहाँ पे नाम देता हूं, ए एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, और यहाँ पे इसको नाम देता हूं पॉइंट। एंगल डी नहीं, पॉइंट्स का नाम है ये आपका मिड पॉइंट है, ठीक है। चलो, अब मानो मैंने यहां से अगर एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा, सॉरी, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा मैंने, ठीक है। मैंने ऐसे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा, फिर उसके बाद में मैंने यहां से एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा। वेट, यहाँ पे कुछ तो हुआ है,
हम्म, यहाँ पे गड़बड़ क्या है? हाँ, हाँ, ये लाइन नहीं रहना चाहिए। ये लाइन एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हो गया। रुको जरा, जरा मैं इसको निकाल दूं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया यहाँ पे। ये लाइन यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। चलो, कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया, क्या होता है। चलो, देखो, इस लाइन को थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट किया जाए। ठीक है, ये आपका क्या है? एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है ये आपका। ओके, क्या ये आपका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। थोड़ा इसको डिलीट करके फिर से बनाओ क्या? हम्म, ये आपका क्या है? एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, चलिए, देखिए यहाँ पर, ये आपका है। ये आपका है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, और ये आपका है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, मान लो ये एंगल मेरा थीटा है। ठीक है, तो ये एंगल ही मेरा क्या होगा? थीटा होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जब होता है तो दोनों एंगल बराबर हिस्से में कटते हैं। अब अगर ये भी मेरा एक्सटीरियर एंगल है तो ये भी बाहर वाले एंगल्स को बराबर हिस्से में काटेगा। तो ये अगर मेरा अल्फा है, इसको दूसरे रंग से लेता हूं मैं। अगर ये मेरा अल्फा है तो ये भी तो मेरा अल्फा होगा। ओके, ये भी तो मेरा अल्फा होगा। अब ध्यान से देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं मैं यहाँ पर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, देखना अभी ध्यान से। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? आपको यहाँ पे एक इक्वेशन बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? अल्फा अल्फा थीटा थीटा। तो एक पूरे लाइन के ऊपर, एक पूरे लाइन के ऊपर एंगल कितना होता है? एक पूरे लाइन पे एंगल होता है 180 डिग्री। तो 2 अल्फा प्लस 2 थीटा कितना बन जाएगा आपका? 2 अल्फा प्लस 2 थीटा बराबर कितना मिल जाएगा आपको? 180 डिग्री मिल जाएगा। ओके, आप लोग 2 कॉमन निकाल लोगे तो अल्फा प्लस थीटा कितना मिल जाएगा आपको? यहाँ पर 180 डिग्री मिल जाएगा। 2 180 के नीचे जाएगा तो कितना मिल जाएगा आपको? अल्फा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री आपको मिल जाएगा। ओके, अल्फा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री आपको मिल जाएगा। अब इससे क्या प्रूफ होता है वो देखना आप लोग। इससे प्रूफ क्या होता है? इससे प्रूफ ये होता है, इससे प्रूफ ये होता है कि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, मैं यहाँ पे नाम लिख दूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ये आपका है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ओके, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एंड दिस इज दी योर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। क्या है ये? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, चलिए, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना है? इन दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है? इन दोनों के बीच एंगल बन रहा है आपका 90 डिग्री का। कितना बन रहा है ये आपका एंगल? ये आपका एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। थोड़ा इसको रंग दे दूं मैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। छोड़ो, जरूरत नहीं, समझ जाओगे आप लोग। इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है? इसके बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। मतलब एंगल बिटवीन इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर इज 90 डिग्री। आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक के बीच में बनने वाला जो कोण है वो 90 डिग्री का है। ये लोग जो ये जो लाइन में बोला, इसको आप लोग अपने वर्ड्स में, अपने नोट्स में ही लो, क्योंकि नोट्स अपने हिसाब से बनाने चाहिए। ओके बच्चों, कोई दिक्कत है? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच की लाइन कितनी होती है? बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है, और ये डायरेक्ट पेपर में पूछा गया है। ठीक है, चलिए, अगर प्रूफ नहीं है तो प्रूफ यहाँ पे देख लो ना यार। इन दोनों के बीच का एंगल 55 प्लस 35 कितना होता है आपका? 90 डिग्री तो होता है। ये भी तो आपका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। एग्जाम्पल यहीं पे आपके सामने कि 55 प्लस 35 कितना होगा आपका? 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल्स पे। ठीक है, किस पे आते हैं हम लोग? अभी टाइप्स ऑफ एंगल्स पे। चलो, तो जो जो मैं लिख रहा हूं मेरे साथ में आप लोग लिखते चलना। ठीक है, यह आपका है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हिंदी में बोला जाता है न्यून कोण। ठीक है, क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोला जाता है। ये एंगल आपकी थीटा होती है। एक्यूट एंगल जो थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो 0 डिग्री से बड़ी होती है
लेकिन 90 डिग्री से छोटी होती है। अगर ऐसा कोई कंडीशन वाला एंगल है तो आपका क्या होगा, वो एक्यूट एंगल हो जाएगा। ओके, चलिए राइट एंगल में क्या होता है, राइट एंगल में क्या होता है, लाइन सीधा सीधा एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है और वो 90 अंश का कोण बनाती है, जहां पे थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर में होता है। आप ऐसा भी बोल सकते हो, AO इज परपेंडिकुलर ऑन OB। ठीक है, इस परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है कि दूसरी वाली लाइन परपेंडिकुलर है पहले वाली लाइन के। ठीक है, चलिए, और इसको हिंदी में बोला जाता है समकोण। क्या क्या बोलते हैं इसको, समकोण बोला जाता है। देखो जो हिंदी मीडियम के छात्र है उनको तो थोड़ा ये रखना ही पड़ेगा कि एकदम शुद्ध हिंदी नहीं मिलने वाली, जैसा हम लोग आम लैंग्वेज में बात नहीं करते वैसा हिंदी मिलेगा। चलिए, यह आपका है ऑब्ट्यूस एंगल, जिसको हिंदी में बोला जाता है अधिक कोण। क्या बोलते हैं इसको, इसको हिंदी में बोला जाता है अधिक कोण। यहाँ पे जो आपके थीटा का मान है, या आपका जो थीटा का मान है आपका 90 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है। समझ गए, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका यहां तक जा सकता है, उसके नीचे जा नहीं पाएगा। ये क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधा कोण। ओके, यहाँ पे आपके थीटा की मान क्या होती है, 180 डिग्री के बराबर होती है। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल में क्या, देखो रिफ्लेक्स एंगल में जो यहाँ पे थीटा बनता है वो थीटा आपका क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन आपका ये 360 डिग्री से छोटा होता है। और रिफ्लेक्स एंगल को हिंदी में वृहत कोण बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, वृहत कोण बोला जाता है। आपके ज्योमेट्री में जितनी भी चीजें स्कूल सेक्शन में थी मैं सारी सिखाऊंगा, बस फर्क ये होगा मेरे सिखाने का मेथड दूसरा होगा। देखो मैं इस बैच का एक बेनिफिट आपको बता देता हूं, मेरे बताए हुए सॉल्यूशन आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। आप चाहे किसी पब्लिकेशन की बुक उठा के देख लो, उनके सॉल्यूशन लंबे चौड़े रहेंगे लेकिन मेरे सॉल्यूशन चुटकियों वाले रहेंगे। समझ गया, मैं उतने लंबे चौड़े सॉल्यूशन करने में भरोसा ही नहीं रखता हूं। अगर कंसेप्ट आता है दिमाग में तो क्वेश्चन को क्वेश्चन में निपटा वालो, खत्म बात। उसके आगे क्वेश्चन को बढ़ाने की जरूरत ही नहीं कि एंगल AOB इतना है, BOC इतना है, नहीं लिखना हमको। क्वेश्चन का मर्डर क्वेश्चन में ही कर देना है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये कंडीशंस आपको याद रखने हैं कि रिफ्लेक्स एंगल में क्या होगा, जो आपका एंगल 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा वो आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा। अब आता है आपका कंप्लीट एंगल, फुल रोटेशन। फुल रोटेशन मतलब थीटा की वैल्यू आपके 360 डिग्री के बराबर होगी। मतलब आपने क्या किया, यहां से चलना शुरू किया, वापस यहीं आप लोग आ गए, टोटल पूरा घूम घूम गए 360 डिग्री। अब यहाँ पे ना मेरा आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा ढूंढने का ट्राई करना, नहीं मिला तो नेक्स्ट टाइम पक्का बताऊंगा आपको कि सबसे कंप्लीट एंगल का जो मान है वो 360 डिग्री ही क्यों है। वाई नॉट 100 डिग्री, 1 डिग्री क्यों नहीं है, 100 डिग्री क्यों नहीं है, 1000 डिग्री क्यों नहीं है, कैलकुलेशन करने में सिंपल होता ना, लेकिन 360 डिग्री ही क्यों है। ठीक है, ये आपको ढूंढ के लाना है। चलिए, कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब एक कंसेप्ट और है आपका, सिंपल सा कंसेप्ट है वो। मानिए मैंने यहाँ पे एक एंगल लिया है, मैंने यहाँ पे एक एंगल लिया है, राइट एंगल वो भी। अगर मैं यहाँ पर एकदम एक एक डिग्री वाले 90 लाइंस मारूं, तब जाके मेरा कहीं एक एक डिग्री वाले 90 लाइंस मारूंगा, तब जाके कहीं मेरा 90 डिग्री बनेगा। तो 90 डिग्री क्या होता है, एक एक डिग्री का 90 जोड़। एक एक डिग्री के एंगल को जब मैं 90 बार जोड़ूंगा तब मुझे एक राइट एंगल मिलेगा। ठीक है, चलिए, अब आते हैं एक अगला कंसेप्ट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हिंदी में बोला जाता है कोटि पूरक कोण। क्या बोलते हैं इसको, कोटि पूरक कोण कहा जाता है। और सप्लीमेंट्री एंगल्स को हिंदी में कहा जाता है संपूरक कोण। क्या क्या बोलते हैं इसको, संपूरक कोण। ठीक है बच्चों, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल्स जिनका जोड़ 90 डिग्री हो। ऐसे दो एंगल्स जिनका जोड़ 90 डिग्री हो, जैसे 52 और 38, 30 और 60, समझ गए। अब 45 और 45, देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक एंगल दूसरा एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। देखो जैसे
30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 60 होगा। कोई ऐसा एंगल जिनको जोड़कर 90 बनाया जा सके। आपका यहाँ पे 20 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 70 डिग्री होगा। आपका 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे कितना होगा, 89 डिग्री होगा। समझ गए। और 89 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, यहाँ पे एक डिग्री होगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो ऐसे दो एंगल्स जिनको जोड़ने पे 90 डिग्री प्राप्त होगा, वो उसका क्या होगा, वो उसका कोटि पूरक कोण होगा। जैसे एस का एक्स का वाई है, अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे मेरे को बताओ, यहाँ पे 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, यहाँ पर बोल दोगे आप लोग 80 डिग्री होगा। समझ गए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है आपका। चलिए, ऐसे दो एंगल्स जिनको जोड़ने पे आपको क्या मिले, 90 डिग्री मिले। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 52 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है, 38 डिग्री है। और 38 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका 52 डिग्री है। सप्लीमेंट्री एंगल्स ठीक इसके जैसा ही होता है। यहाँ पे दो एंगल्स का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि 128 डिग्री को 180 बनाने के लिए आप लोगों को इसमें 52 डिग्री जोड़ना होगा। तो 128 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या बन जाएगा, 52 डिग्री बन जाएगा। और 52 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल आपका 128 डिग्री बन जाएगा। जैसे 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, यहाँ पर आपका 90 डिग्री होगा। 10 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, यहाँ पे आपका 170 डिग्री होगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका, वो ध्यान देना आप लोगों के। ठीक है, चलिए, अगर इतना नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके पीछे जाके लिख लो। ठीक है, अगर एक एंगल थीटा है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल उससे क्या होगा, 90 कम होगा ना, क्योंकि दोनों को जोड़ के 90 चाहिए मुझे। तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, उससे 90 कम होगा। तो वो कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे लेता हूँ 30 डिग्री, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 90 माइनस 30, मतलब उसका जो सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 60 डिग्री होगा। समझ गए। तो किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर थीटा है, अगर कोई एंगल थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा होगा। और यहीं पर अगर एंगल थीटा है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस थीटा होगा। इतना समझ गए आप लोग। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो, अब यहाँ पे मैं एक मेन इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। अगर कोई एंगल थीटा है और अगर उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा होता है और सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस थीटा होता है, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, डिफरेंस कितना है इन दोनों में। केवल सप्लीमेंट्री वाले में 90 ज्यादा है, क्योंकि मैं अगर कॉम्प्लीमेंट्री में 90 जोड़ दूंगा तो ये भी 180 माइनस थीटा बन जाएगा। मतलब सप्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री ज्यादा होता है, ये इतना याद रखना। समझ गए। सप्लीमेंट्री एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री ज्यादा होता है, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बीच का डिफरेंस कितना है आपका, 90 डिग्री का है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूं जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं, मैं यहाँ पर थीटा सप्लीमेंट्री माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री इट इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री वहां पे जाएगा तो थीटा सप्लीमेंट्री इट इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री से 90 ज्यादा है। सिंपल कंसेप्ट। ठीक है, चलिए अब आ गए हम लोग सवालों के ऊपर। तो आइए सवाल हल किया जाए। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। द मेजर ऑफ एन एंगल इज लेस देन the measure of an angle is 14 degree less than the measure of its complementary angle, then find the value of angle। सीजीएल प्री का पूछा हुआ सवाल है ये। एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से, मतलब 90 माइनस थीटा वाला, ओके, से कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। देखो जैसे मैं सिंपल लिखता हूं यहाँ पर, एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। जो सवाल बोले वैसा ही लिखो। एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, कोण का मान आपको मिल जाएगा। ये वहां जाएगा तो ये बन जाएगा 2 थीटा। 90 में से आपका अगर 14 जाएगा तो वो बन जाएगा आपका 76।
तो थीटा का मान कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पर 38, कितना मिल जाएगा 38 डिग्री मिल जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए? चलो अगले सवाल पे जाते हैं। यदि दो पूरक कोणों का अंतर 74 डिग्री है तो उनमें से एक कोण क्या होगा? आइए आपको इसके पहले कंसेप्ट सिखा दूं मैं। लिखो इफ x प्लस वाई बराबर a, ठीक है, x माइनस वाई बराबर b, तो जो x की वैल्यू होगी वो आपकी होगी a प्लस बी बटा 2 और y बराबर a माइनस बी बटा 2। समझ गए? y माइनस बी बटा 2। अब इससे क्या मालूम पड़ा? इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो x का मान आएगा, घटाएंगे तो y का मान आएगा। ये आपका इक्वेशन 1 है, या आपका इक्वेशन 2 स्कूल में किया रहेगा ना आपने। समझ गए? तो x का मान क्या होता है? दोनों संख्याओं के जोड़ का आधा। और y का मान क्या होता है? दोनों संख्याओं के हटाने का आधा। इस इक्वेशन से क्या बात मालूम पड़ती है कि x की वैल्यू y से बड़ी है। चलिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यदि दो पूरक कोणों का अंतर, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ओके, क्या है? अंतर। मैं मान लेता हूँ दो एंगल है यहाँ पे, θ1 माइनस θ2 बराबर कितना दिया? 74 डिग्री दिया हुआ है। ओके, और वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है दोनों, तो उनका सम तो पता है हमको। θ1 प्लस θ2 कितना होगा मेरा? 180 डिग्री होगा। ये तो जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब संपूरक कोणों का अंतर, मतलब जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। देखो संपूरक कोणों को पूरक कोण भी बोला जाता है, लेकिन आप लोग यहाँ पे संपूरक लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या बोला गया? तो उनमें से एक का मान क्या होगा? अब ध्यान से देखना कि आपको कैलकुलेट क्या करना। यहाँ पे ए बी सी डी सबके सब 100 के नीचे है। अगर मैं इनको जोड़ अगर मैं θ1 का मान निकालता हूं तो इनको जोड़ के आधा करना होगा। इनका जोड़ 200 के ऊपर है, इनका आधा 100 के ऊपर होगा। एक भी ऑप्शन में है नहीं, मतलब मैं θ1 निकालूंगा नहीं, मैं सीधा सीधा निकालूंगा θ2 का मान। θ2 का मान दोनों के अंतर का आधा, 180 माइनस 74। कितना निकालूंगा मैं? 180 माइनस 74 निकालूंगा, कितना मिल जाएगा? 106 मिल जाएगा। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, 180 माइनस 74 बटा 2। मैंने अभी पीछे दिखाया कि y का मान कैसे आएगा? दोनों का अंतर बटा 2, ठीक है। तो 180 में से 74 गया तो 10 में से 4 गया 6, 7 में 7 गया 0, यहाँ पे 106 बटा 2 कितना मिल जाएगा आपको? 53 डिग्री मिल जाएगा। ये आपका अगर 53 डिग्री है तो वो आपका कितना होगा? वो आपका 127 डिग्री होगा। दोनों को जोड़ के 180 करना है ना आपको। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 अधिक है। संपूरक कोण की बात कर रहा है। देखो किसी कोण का संपूरक कोण, जैसे मान लो कोई कोण है, उसका संपूरक कोण कितना होगा? 180 माइनस थीटा होगा। ओके, उसका संपूरक कोण क्या है? उसके 4 गुने से, मतलब उसके खुद के कोण के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है। किसी कोण का संपूरक कोण उसके 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है। समझ गए? क्वेश्चन की भाषा को समझो आप लोग। 4 थीटा यहां जाएगा, कितना बन जाएगा? ये 3 थीटा बन जाएगा। 180 अगर यहाँ पे आएगा तो ये 170 डिग्री बन जाएगा। ओके बेटे, तो माइनस होगा ना, इसको ऐसा मत करो, घुमा दो इसको। थीटा को यहाँ भेजो तो ये 5 थीटा बन जाएगा। 10 को वहां पे भेजोगे तो 180 माइनस 10 170 डिग्री बन जाएगा आपका। तो थीटा बराबर कितना मिल जाएगा आपको? 5 या 15 2, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? 5 चौक 20। तो थीटा का मान कितना मिलेगा आपको? 34 डिग्री मिल गया। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल पे जाते हैं। क्या लिखा है? कोण के का संपूरक कोण 30x प्लस 30 डिग्री है। जैसे मैं यहाँ पे के लिखता हूं तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है मेरा, और इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या है मेरा। तो सप्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला गया है 7x डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला गया है 13x प्लस 30 का होल डिग्री। ओके, तो के का मान पूछा है यहाँ पर। क्या पूछा है यहाँ पे? के का मान पूछा है। तो सीधी सी बात है, पहले इसकी वैल्यू निकाल लो। देखो तो इन दोनों के बीच का गैप कितना बताया था मैंने अभी? डिफरेंस प्लस 90 डिग्री बताया था ना।
कितना मिल जाएगा यहाँ पे देखो, कितना मिल जाएगा 13x प्लस 30 माइनस का 7x बराबर 90 डिग्री। 30 को वहां पे जो 13 में से 7 गया कितना बचेगा यहाँ पे 6x, यहाँ बच जाएगा 30 में 60 गया 60, तो x का मान कितना मिल जाएगा यहाँ पे 70 डिग्री मिल जाएगा, सॉरी 10 डिग्री मिल जाएगा मेरे को। x का मान कितना मिल जाएगा 10 डिग्री मिल जाएगा। तो k का मान पूछा है ना सीधा सीधा, तो देखो यहाँ पर k यहाँ पर है मेरा, ओके, k का कॉम्प्लीमेंट्री, k का सप्लीमेंट्री 7x है, x की जगह पे 10 रखो तो ये 70 डिग्री बन जाएगा। अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना इसको, कि यहाँ पे आप 10 रखते हो तो 110, 130 प्लस 30 160 डिग्री। तो k का मान क्या होगा, k का मान सीधा सीधा 20 डिग्री होगा ना, क्योंकि 70 20 90 होगा, 160 20 180 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स और वाई दो संपूरक कोण है। इस वीडियो को पॉज करो आप लोग, ठीक है, इस वीडियो को पॉज करो। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो नौकरी उसकी पक्की, समझ गए। वीडियो को पॉज करो तब तब क्वेश्चन लगाओ, थोड़ा दिमाग वाला सवाल है ये, समझ गए। देखो यहाँ पर एक्स और वाई दो संपूरक कोण है। यदि कोण एक्स का संपूरक कोण, देखो एक्स एंड वाई टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, इफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स is equals to the half of the complementary angle of y, then find the x ratio y। देखो क्वेश्चन को समझो आप लोग, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, क्वेश्चन की भावनाएं पकड़ो। सबसे पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, x और y दो संपूरक कोण, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स है, मतलब x प्लस y का मान कितना है यहाँ पर 180 डिग्री है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि x क्या है y का सप्लीमेंट्री है और y क्या है x का सप्लीमेंट्री है, y x का सप्लीमेंट्री है, ठीक है। यदि कोण x का संपूरक कोण, मतलब कोण x का सप्लीमेंट्री एंगल कौन है आपका y है, x का सप्लीमेंट्री संपूरक कोण कौन है आपका y है, संपूरक कोण कोण y के कोटि पूरक कोण का आधा है। कोण y के कोटि पूरक कोण, y का कोटि पूरक कोण क्या होगा आपका 90 माइनस y होगा, ये y है, y का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 माइनस y का, इसका आधा है। तो x रेशियो y की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो पहले y की तो निकाल लो, 2y बराबर 90 माइनस वाई, ये आपको 3y बराबर 90 मिल जाएगा। तो y का मान आपको 30 डिग्री मिल जाएगा। y का मान 30 डिग्री होगा तो x का मान सीधा सीधा 150 डिग्री होगा ना, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री है। तो x रेशियो y कितना मिल जाएगा 150 रेशियो 30 कितना मिल जाएगा 5:1 आपको मिल जाएगा x रेशियो y का मान। समझ गए, मींस ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कोण ए का संपूरक कोण, ध्यान से सवाल पढ़ो। द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ एंगल ए इज 40 डिग्री लार्जर देन twice the measure of the complement of angle of A, then what is the sum in degrees of the measure of the supplement and complement of angle A। कोण A का संपूरक कोण, सीधा सीधा कोण A का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 180 माइनस A, क्या है उसके कोटि पूरक कोण से, उसके कोटि पूरक कोण के दुगने से उसके एंगल का, एंगल ए का ही सप्लीमेंट्री एंगल क्या है उसके कोटि पूरक कोण, मतलब ए का ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के दुगने से 40 डिग्री अधिक है। ये इक्वेशन लिखा हुआ है, एंगल ए का सप्लीमेंट्री एंगल ए का संपूरक कोण उसके ही कोटि पूरक कोण के दुगने से 40 डिग्री अधिक है। तो ये कितना मिल जाएगा 180 माइनस ए 180 माइनस 2a प्लस 40 डिग्री। ओके, तो देखो यहाँ पे 180 से निकल जाएगा, ये 2a यहाँ पे आएगा तो प्लस बन जाएगा 2a माइनस ए बच जाएगा, ए का मान 40 डिग्री आपका मिल जाएगा। तो उसका कोटि पूरक, तो उसके संपूरक कोण और कोटि पूरक कोण का योग कितना होगा। अगर ए आपका 40 डिग्री है तो उसका कोटि पूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल कितना मिल जाएगा, ये आपको 50 डिग्री मिल जाएगा और ये आपको 140 डिग्री मिल जाएगा। योग 90 और 180 बनना चाहिए, तो इसका सम कितना होगा आपका, इसका सम टोटल आपका बन जाएगा 190 डिग्री। मींस ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए। चलो यहां से आपका अलग फील्ड चालू होता है,
तो आज के लिए कंसेप्ट हम लोग यहीं तक रखते हैं। देखो सीरियसली ना, आपको सिर्फ 6 मंथ्स फॉलो करने हैं बच्चों, ओनली एंड ओनली 6 to 7 मंथ्स। 6 to 7 मंथ्स आपको फॉलो करने। एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया ना आपने, तो आपको भी एक संतुष्टि मिल जाएगी कि हाँ अब हमें कुछ आता है। ओके, तो जितना भी मैंने सिखाया, जितना भी कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लिखाया है, उसको सब आपको अपने नोट्स में उतारना है, अच्छे से उतारना। एक एक चीजें आपको लिखनी है, सारा सिलेबस लिखना है आपको यहाँ पर। ओके, समझिए आप लोग। कोई भी डाउट हो, देखो डाउट होगा ना तो मैंने नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। ओके, वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर लो आप लोग, डाउट पूछो, ग्रुप में डाउट डालो। और मैं एक दिन संडे को सबके डाउट्स लेकर एक वीडियो बना दूंगा डाउट्स का, जिसमें आपका भी डाउट इंक्लूड रहेगा, अगर उस वीक में आपने डाउट्स भेजा है तो। ओके, तो ठीक है बच्चों, वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक मारो, सब्सक्राइब का बटन दबा के ही जाना। ओके, और ये वीडियो अपने और दोस्तों से शेयर करो जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टाटा, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। और पढ़ते रहो और रिवीजन करते रहो। चलिए बाय।